हाय एवरीवन, सो आज हम करने वाले हैं अपने PYQs लीनियर अलजेब्रा के। लीनियर अलजेब्रा मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, मैं 4 पार्ट में ब्रेक करने वाला हूं। सबसे पहला आज हम करने वाले हैं वेक्टर स्पेसिस, देन वी विल टेक वेक्टर स्पेसिस के बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर मैट्रिसेस और फिर आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स। 4 पार्ट में इसको ब्रेक करने वाले हैं। सारे के सारे PYQs करेंगे। एक इंफॉर्मेशन जो मैंने लास्ट ग्रुप थ्योरी के लेक्चर में भी बताई थी, ऑल द ग्रुप थ्योरी में मैंने सारा कुछ एक ही लेक्चर में करा दिया था, बट इसको मैं 4 पार्ट में तोड़ने वाला हूं। इसमें बताने वाली ये बात है कि मैं यहां पर 2019 तक कराने वाला हूं, 20, 21, 22। ये जो 3 पेपर है ये सेपरेट पूरे फुल लेंथ पेपर में सॉल्व करने वाला हूं। तो इनके लिए जितने भी क्वेश्चन अभी स्लाइड्स में 20, 21 और 22 के आएंगे वो सारे के सारे तुम एज अ होमवर्क कर सकते हो, और मैं बाद में जब उसको फुल लेंथ में सॉल्व करूंगा तब उससे मैच कर सकते हो अपने आंसर्स को, और स्ट्रेटेजी भी देख सकते हो कि कैसे सॉल्व करने हैं। आई होप कि यहां तक बातें क्लियर हो, और आज ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर हमें दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, कंप्यूटर महोदय पेश किया जाए तो ऐसा कुछ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज बेसिस फॉर द सबस्पेस दिस ऑफ द वेक्टर। देखो, अगर तुमने मंजिल सीरीज का लेक्चर देखा ना तो PYQs आर वेरी 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 सिंपल, बहुत इजी दे रखे है ना। अगर मैंने मंजिल सीरीज मतलब जो मंजिल सीरीज में करा वो इसे बहुत बियॉन्ड करा दिया। मैंने वहां पे ना एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। कितने यहाँ पे कंडीशंस दे रखी है? 2 कंडीशंस दे रखी है। कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व है? वेरिएबल इन्वॉल्व है भैया, वेरिएबल इन्वॉल्व है 3। अगर 3 वेरिएबल्स हैं, 2 कंस्ट्रेंट लगा दी, कंस्ट्रेंट मतलब 2 कंडीशंस दे दी, तो बचा कितना? 1 बचा। तो एक ही वेक्टर आएगा इसमें, एक ही वेक्टर आएगा इसके बेसिस में। दिखा भी देते हैं। अगर तुम y की वैल्यू निकालो तो देखो -t दिख रही होगी तुम्हें। अगर तुम x की वैल्यू निकालो तो यहां से आ जाएगी -t, मतलब मेरे ख्याल से t आ जाएगा। अगर तुम इसको डाल के देखो तो w की वैल्यू मेरे ख्याल से जो आ रही है वो बन रही है t0 -t। ये तो एक ही वेरिएबल आ गया, इसका मतलब हमारे पास, और t बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। इसका मतलब इसकी बेसिस में एक ही वेक्टर होने वाला है। t को कॉमन लो, देखो d ऑप्शन तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर तुम्हें इसे ओरली भी करना होता तो तुम कर सकते थे कि वेरिएबल कितने हैं, गिवन कंडीशंस कितनी है, उड़ा दो। बस ये ध्यान रखना वो गिवन कंडीशंस पता लगे उसमें सॉल्यूशन नहीं निकल रहे, कंडीशन के सॉल्यूशन भी आने चाहिए, ठीक है। ठीक है, बढ़िया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है? लेट V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ 6 क्रॉस 6 रियल मैट्रिसेस ओवर द फील्ड R, then the dimension of subspace of V consisting of all symmetric matrices। अब सिमेट्रिक के लिए मैंने एक फॉर्मूला कराया था, अगर तुम्हें सिमेट्रिक के लिए डायमेंशन निकालना तो n+1/2, ठीक है। ये होता है सिमेट्रिक के लिए डायमेंशन। और भैया अगर सिमेट्रिक की जगह स्क्यू सिमेट्रिक आ जाती तो n(n-1)। बता रखी है सारी चीजें यहां सीरीज में। बस डाल दो यार, यहां पे 6 डाल दो, 6 + 1 7, 7 × 6/2, तो मेरे ख्याल से 21 इज द आंसर, 21। काफी इजी क्वेश्चन है ना, बढ़िया। नेक्स्ट में क्या कह रखा है? डायमेंशन बताना है। कंसीडर द फॉलोइंग सबस्पेस ऑफ R3 वेयर W बिलोंग्स टू दिस, और 3 कंडीशन गिवन है, तो डायमेंशन हमें बताना है क्या है। इसमें हमें क्या करना है? डायमेंशन बताना है। डायमेंशन हमें बताना है किसका? W का। तो सबसे पहले इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। करते हैं सॉल्व, और कोई चारा तो दिख नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं ना, लास्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं कलर चेंज करता हूं थोड़ा सा। हाँ, ये जो लास्ट वाली इक्वेशन दिखाई दे रही है तुम्हें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाली इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो तुम्हें क्या दिखेगा? 2x + 2y - 6z = 0। और फर्स्ट इक्वेशन में क्या है? 2x + 2y + z = 0। सब्ट्रैक्ट करोगे तो z = 0 आ जाएगा। z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। नहीं समझ आ रहा है क्या? लास्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई है, पहली में घुसा दो तो z 0 आ रहा है हमारे पास। अगर z 0 आ गया, इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन पे वापस जाएंगे तो 2x + 2y = 0। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ रहा है? x = -y। इसका मतलब हमारे पास कितने वेरिएबल्स बच रहे हैं? भैया हमारे पास तो वेरिएबल ही एक बचा। अगर मैं आप कोऑर्डिनेट लिखना भी चाहूं तो मैं कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे तो लिखूंगा ना, x y z को अब मैं लिख सकता हूं x, -x, 0। तो मेरे को तो एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए, इसका मतलब इसका डायमेंशन क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। इतने इजी आते थे पहले क्वेश्चन, ऑल्दो अब नहीं आते, थोड़ी दुख भरी कहानी। मतलब ऐसा भी नहीं अभी बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं, बट हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रखा है? लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ओवर R। Consider the subspace W1 this
and W2 this. Find the dimension of intersection और दोनों का एडिशन, then find the pair. हमें फिर पेयर के बारे में हमें ये बताना। सबसे पहले तो इसका इंटरसेक्शन निकालो भैया। W1 में हमारे पास वेरिएबल यूज हो रहे हैं A, C, D और W2 में यूज हो रहे हैं A, B, D। तीन वेरिएबल यूज हो रहे हैं। इसका मतलब इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या यूज होगा? A और D। A और D खत्म हो चुका है यहीं पे क्वेश्चन, पता है ऑलमोस्ट यहीं पे खत्म हो चुका क्वेश्चन। अगर हम निकाले तो बस एक काम करो, या तो तुम B और C को A से रिप्लेस कर दो या D से रिप्लेस कर दो। देखो लीनियर अलजेब्रा में वेरिएबल का नाम कुछ भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब तुम इंटरसेक्शन निकालना चाहते हो W1 और W2 का, कैसे निकालोगे ये बताओ, कैसे निकालो? या तो तुम यहां पे A की जगह D लिख दो, या तो A की जगह D लिख दो, या A की जगह नहीं, या तो B की जगह D लिख दो या B की जगह A लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं में तो है ना, तो मैं कुछ ऐसे लिखने वाला हूं। फाइनल आंसर जो हमारे पास आने वाला वो कुछ ऐसा आएगा A माइनस A। मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूं, ये दोनों में देखो मैंने B को रिप्लेस कर दिया माइनस A से, ठीक है। C को रिप्लेस कर दो माइनस A, सॉरी A को, ठीक कुछ नहीं, C की जगह मैंने माइनस A लिख दिया है और D की जगह तो D ही है। ये मेरे ख्याल से बन रहा है वेयर AD बिलोंग्स टू रियल नंबर। मैंने दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, देख लो कुछ गड़बड़ ना की हो मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया, और कुछ नहीं, मैंने कोई इसमें छेड़ा नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। बस यहां से मेन बात जो देखने वाली थी वो क्या थी कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 कितना आ रहा है भैया? ये तो 2 आ गया, जितने वेरिएबल्स आप यूज करोगे उतना उसका डायमेंशन आ जाएगा। बढ़िया, ऐसे ही तो मैंने पिछले वाला क्वेश्चन भी करके दिखाया था। वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो जो 21 आया था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स में 21 डिफरेंट वेरिएबल होते हैं, बाकी सारे के सारे उन्हीं वेरिएबल से बने होते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐसे होता है ना, अपर मतलब जो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है वो सेम होती है बाकी दूसरे के जैसे। बढ़िया, आई होप कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब पता हो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे यार, है ना। अब मुझे क्या करना है, इसका मतलब डायमेंशन इसका पता लग गया है, मतलब मेरे को m की वैल्यू पता लग गई है 2, तो लास्ट के 2 ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गए। अब मुझे कौन से ऑप्शन देखने हैं? फर्स्ट और सेकंड, मतलब ये वाले ऑप्शंस में से देखने। देखो एडिशन हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, एडिशन का एक फॉर्मूला होता है W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ये तो वेन डायग्राम में भी किया होगा कभी तुमने ना, अगर पढ़े हैं तो। डायमेंशन ऑफ W1 3 है, अगले का भी 3 है क्योंकि 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, माइनस के 2 विच इज 4। तो ये तो ऑप्शन एक ही दिख रहा है, ये और ये भी गलत हो गया। इसका मतलब हमारे पास B इज द ऑप्शन। काफी इजी है ना क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब ग्रुप? अच्छा ये देखना हमें कौन से वाला सब ग्रुप बनाने वाला है। ये तो यार मैंने बहुत बार बता दिया है ना, मतलब देयर आर कुछ नहीं, मेरे से सेंटेंस नहीं बना अभी के लिए। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे लास्ट वाली इक्वेशन में देखो 0 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब आइडेंटिटी वेक्टर डज नॉट बिलोंग टू दिस स्पेस, तो इसका मतलब लास्ट वाला सबस्पेस नहीं है। मैंने बताया था R3 कौन कौन से R3 के सबस्पेस होते हैं? स्ट्रेट लाइन आ जाएगी इसमें प्लेन आ जाएंगे पासिंग थ्रू द ओरिजिन। प्लेन कौन से? पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। बढ़िया, ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बता रखी है ना। स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, प्लेन आ जाएंगे, ये सारी चीजें आ जाएंगी। थर्ड इक्वेशन देखे तो थर्ड इक्वेशन में भी 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम यहां पे ध्यान देखें 0 0 0 इसमें भी सेटिस्फाई नहीं होने वाला। z की तो फिक्स वैल्यू यहां दे ही रखी है इन्होंने, z की तो फिक्स वैल्यू दे ही रखी 3/4। मेरे ख्याल से इसमें ये भी नहीं आने वाला है। 0 0 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा, ना B को सेटिस्फाई करेगा ना D को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि Z की वैल्यू तो 3/4 दे ही रखी है। बढ़िया, यहां पे C ऑप्शन भी नहीं होने वाला क्योंकि Z के बारे में हमें कुछ बताया नहीं है। अगर मान लो Z2 हो गया तो फिर आइडेंटिटी एलिमेंट कहां से ढूंढोगे? इसका मतलब ये भी हमारे पास नहीं आने वाला। अगर एक प्लेन होता, कुछ ऐसा होता 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 0, तब हम मान भी लेते कि प्लेन है पासिंग थ्रू दी ओरिजिन है। लेकिन यहां z के बारे में कुछ बता ही नहीं रखा, इसका मतलब फर्स्ट इज द ऑप्शन। अब फर्स्ट में चेक कर लो क्या 0 0 0 सेटिस्फाई करेगा? हाँ करेगा। क्या ये दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है? हाँ कर रही है, इसका मतलब करेक्ट। बात समझ में आ रही है ना? ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं लीनियर वेक्टर स्पेसिस के लेक्चर में, चेक कर सकते हो मंजिल सीरीज। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, कंसीडर दिस सबस्पेस दिस वेयर
W बिलोंग्स टू दिस, ये तो एक फिबोनाची सीरीज जैसा लग रहा है ना, xn इज इक्वल टू xn माइनस 1 xn माइनस 2 वेयर n इज दिस। एक मिनट भैया, फिबोनाची सीरीज में तो ऐसे होता था कि मेरे को पहले दो नंबर पता होते थे। देखो अगर यहां पे अगर तुम्हें मैं x1 बता दूं और x2 बता दूं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तुम बाकी सारे नंबर निकाल सकते हो, सारे के सारे नंबर निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भैया अगर मेरे पास 10 वेरिएबल हैं, 8 तो उसमें से डिपेंडेंट ही हो गए। मतलब 8 वेरिएबल को तो मैं 2 वेरिएबल से ही निकाल लूंगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो 8 वेरिएबल उसमें से निकाल दो, बचे कितने? 2। तो 2 ही है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 2 ही है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका मतलब है आंसर इज 2। ध्यान से समझते हैं, एक और बार ध्यान से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं उन्होंने। इसमें क्या कह रखा है कि इनिशियली हमारे को ये एक फॉर्मूला दे दिया। अब इस फॉर्मूला में अगर हमें x1 x2 की वैल्यू पता होगी, जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन में करते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन में इनिशियल कंडीशन पता होती थी, कांस्टेंट एलिमिनेट कर देते थे। अब यहाँ पे हमें अगर x1 x2 बता दिया, बाकी सारे तो डिपेंडेंट हो गए ना यार, बाकी तो मैं इस फॉर्मूला से निकाल लूंगा। इसका मतलब इंडिपेंडेंट कितने हो? 2। और जितने भी इंडिपेंडेंट वेक्टर होते हैं वो बेसिस में घुसा देते हैं हम, और बेसिस में इंडिपेंडेंट है और बेसिस में जितने वेक्टर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन। तो इसका मतलब इसका डायमेंशन 2 हो गया। बढ़िया, इसमें क्या दिक्कत हुई? कुछ भी नहीं। चलो आ जाओ आगे चले। If v1, v2, v3 are linearly independent set of vector in a vector space, then which one of the following is also linearly independent? अब तुम्हें पता है इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा सबका, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया बात बन गई। यही तो होता है यार, है ना? डिटर्मिनेंट देख लो किसका नॉन जीरो आ रहा है और बात बन जाएगी। बढ़िया, कर लोगे क्या ये वाला? एक मिनट रुको, हाँ कर लोगे क्या ये वाला क्वेश्चन? पक्का डिटर्मिनेंट ही तो निकालना है यार। नहीं भैया करके दिखाओ, चलो करके दिखा लेते हैं। कोई भी एक एग्जांपल उठा लेते हैं। पहला बी मेरे को अच्छा लग रहा है। 1 - 1 0, भैया इसी पे निकल जाए तो मजा आ जाएगा। 0 0 - 1 0 और लास्ट हमारे पास है, सॉरी 0 - 1 1। 0 - 1 1 और लास्ट दे रखा है -1 0 1। करते हैं, चलो आ जाओ। ये हमारे पास कैसे निकलेगा? डिटर्मिनेंट हमें निकालना आता है 1। एक मिनट रुको यार, है ना? अब ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 1, यहां आ जाएगा माइनस का 1 0, फिर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1। आई होप कि डिटर्मिनेंट निकालना सबको आता हो, इसलिए मैं ज्यादा बता भी नहीं रहा हूं मैं इसमें। 0 + 1 और लास्ट हमारे पास आ जाएगा, अच्छा 0 0 + -1। मेरे ख्याल से ये 1 से ये 1 कट गया, ये तो 0 आ गया। गलत बात है यार, पहला एग्जांपल उठाया वही गलत। मैं डी उठाना चाहूंगा, तो डी में हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 1 0 0 1 2 3 1 1 3 0 1। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, मैं कर क्या रहा हूं? सिर्फ कोएफिशिएंट्स को ही तो लिखता जा रहा हूं। अब अगर हम यहां पे बड़ी ध्यान से देखें, 1 लिखूंगा तो 1 - 0, -1 लिखूंगा तो, हाँ ये थोड़ा सा सही लग रहा है मेरे को, 1 - 6 या 0 - 6 0 - 6 और लास्ट वाला तो 0 ही है, इसको तो छोड़ ही दो। यहां पे अगर मैं आंसर देखूं तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। नॉट इक्वल टू 0 मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आने वाला? डी। बढ़िया, इतना छोटा सा क्वेश्चन था यार, तो कर सकते थे हम, है ना? एक 2021 का हमारे पास क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बड़ा सिंपल सा, एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है? लेट mn बी द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ n क्रॉस m मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज n ग्रेटर देन 2। और ये हमें एक मैट्रिक्स स्पेस दे रखा है n क्रॉस m का। कंसीडर दिस सबस्पेस दिस स्पैन्ड बाय दिस, देन द डायमेंशन ऑफ w ओवर r इज नेसेसरली। ये मैंने डायरेक्ट कंडीशन करा रखी है, अगर लेक्चर देखा तो डायरेक्ट इस पे टिक्का मार सकते हो, बट ठीक है कर लेना एक बार ट्राई। ठीक है, अपने आप एक बार ट्राई करोगे तो बढ़िया हो जाएगा वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। लेट v बी द वेक्टर स्पेस ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज सच दैट दिस। यहां पे हमारे पास अच्छा यहां पे ना एक गलती है यार, छोटी सी गलती है यहां पे ना। इसके ऊपर एक्चुअल एग्जाम में यहां पे इसके ऊपर बार, इसके ऊपर बार है। ठीक है, बढ़िया। a11 + a22 = 0 ऐसा कुछ दे रखा है। तो अब बड़े ध्यान से ना हमें इसका आंसर देखना होगा यार, है?
इसकी बड़ा ध्यान से देखना होगा, इसका आंसर थोड़ा सा इसमें ना सीखने की चीजें हैं। क्या सीखने की चीजें हैं? पहले तो मैं W लिख लेता हूं। इन्होंने क्या कहा, लेट W बी द सेट ऑफ मैट्रिसेस इन V विद दिस। मतलब W हमारे पास क्या है, मैट्रिसेस तो यहीं से आने वाली, A बिलोंग्स टू B, लेकिन इसमें कंडीशन थोड़ी चेंज होकर क्या बन जाएगी, A12 प्लस A21 बार इक्वल टू 0। अब मुझे बताना है कि क्या ये वेक्टर स्पेसिस बनाने वाले हैं, अगर बनाएंगे तो किस फील्ड पे बनाएंगे वो मुझे बताना है। ठीक है, सबसे पहली चीज अगर हम यहां देखें तो दो मैट्रिसेस ले लेते हैं, ए बी बिलोंग्स टू बी। अगर हम दो मैट्रिसेस लें और पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग अल्फा बीटा ले लेते हैं बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, मैंने बताया था ना वो सबस्पेस प्रूव करने वाली क्या चीज होती है, सबस्पेस में हम लीनियर कॉम्बिनेशन को प्रूव कर देते हैं। तो अल्फा ए प्लस बीटा बी, अल्फा ए प्लस बीटा बी इक्वल टू, ये हमारे पास किस में आने वाला है, ये हमारे पास वापस वेक्टर स्पेस में ही आ जाएगा। क्यों वेक्टर स्पेस में आ जाएगा भैया, अब तुम ध्यान से देखो, इनमें कहा क्या हुआ था, a11 प्लस a22 इक्वल टू a22 का बार इक्वल टू 0। मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही वापस हमें मिलने वाले हैं, और पहले भी तो इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर की ही कंडीशन दी हुई थी। इसका मतलब है भैया हमारे पास क्या होगा कि ये वापस उसी वेक्टर स्पेस में आ जाने वाले, V में ही आ जाने वाले, वापस V में ही बिलोंग करेंगे। अब इन्होंने बोला क्या W हमारे पास, W वेक्टर स्पेस है, W इज अ वेक्टर स्पेस ओवर C। देखना पड़ेगा यार W है या नहीं। तो मान लेते हैं फिर से वही कंडीशन, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, AB बिलोंग्स टू V। इस बार हमें AB कहां से लेना है, इस बार लेना है AB हमें लेना है W से। अब ध्यान से देखना, यह हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है, अल्फा A प्लस बीटा B डज नॉट बिलोंग टू W। ऐसा क्यों कह रहे हो भैया आप, इस बार क्यों नहीं बिलोंग करेगा? मैं तुम्हें एग्जांपल दिखा सकता हूं। मान लो A हमारे पास है, इन्होंने क्या कहा था, ऐसी कंडीशन लगानी है जिसमें यह आ जाएगा 0, यह आ जाएगा A12, क्या कर रहे हैं हम, A12 नहीं, यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आयोटा, और वहां मैं आयोटा ले लूंगा ताकि आयोटा माइनस आयोटा 0 हो जाए। दिखाता हूं मैं क्या कर रहा हूं, मैं कभी कभी खुद से भी बात कर लेता हूं। तो ठीक है, यहां पे हमारे पास अगर मैं ये वाला एलिमेंट लूं और ये वाला एलिमेंट लूं, दोनों में से किसका कॉन्जुगेट लेना, A21 का, इसका कॉन्जुगेट लूंगा, तो आयोटा माइनस आयोटा इक्वल टू 0, मतलब हमारा कंडीशन तो फुलफिल हो रही है जो इन्होंने W में दे रखी थी। ध्यान से समझना यार, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें W में जो कंडीशन दे रखी थी वो तो फुलफिल हो रही है, ठीक है भैया, मान लेते हैं आपकी। अब अगर मैं क्या करूं, अल्फा A कर दूं, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वापस किस में आना चाहिए, W में आना चाहिए। समझे पक्का? पिछले वाला एग्जांपल जो मैंने बताया ना, फर्स्ट ऑप्शन, उसको दोबारा चेक करना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अल्फा A बिलोंग्स टू, अल्फा कहां से लेना है, कॉम्प्लेक्स नंबर से। एक काम करते हैं यार, अल्फा भी आयोटा ही ले लेते हैं, देखते हैं W में आएगा या नहीं आएगा, लेट अस सी। तो अगर मैं इसको भी आयोटा ले लूं, आयोटा A, तो ये आ जाएगा 0 -1 0। क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है, A12 प्लस A21 बार इक्वल टू 0। क्या कंडीशन फुलफिल हो रही? नहीं भैया, अब नहीं हो रही, अब नहीं हो रही भैया, अब कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। इसका मतलब है अब तुम ये वाला एलिमेंट उठाओ, ये वाला एलिमेंट उठाओ, क्या W में बिलोंग कर रहा है वापस? क्या इनका सम 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब भैया पहला ऑप्शन तो करेक्ट था, इन्होंने ट्रू पूछा है क्या? अच्छा MSQ है यार, सॉरी फॉर दैट। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये बात बन गई, दूसरा ऑप्शन गलत आ रहा है, तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट आएगा अगर तुम रियल नंबर लोगे। तो कोई लेके देख लेना एक बार कोई भी एग्जांपल, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करके दिखा देता हूं तुम्हें। अगर तुम कोई भी एग्जांपल लोगे, फॉर एग्जांपल A ले लो, जिसका A11 और A22 का सम 0 आना चाहिए रियल नंबर में, ठीक है। मैं यहाँ 1 ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, और लेट अस से यहाँ पे -1 ले लिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं, अल्फा कोई भी नंबर है रियल नंबर, तो मैं अल्फा से ही मल्टीप्लाई कर देता हूं, अभी भी इसका सम क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब है दिस बिलोंग्स टू V। तुम यहाँ पे 0 0 ना भी लो तो चलेगा यार, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, यहाँ पे A B ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी वो क्या रहने वाला है, V में ही आने वाला है। अगर वो V में ही वापिस आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, अगर ये V में वापिस आ रहा है तो मतलब वेक्टर स्पेस बनेगा। ऐसे ही W R में तो करेक्ट होगा, लेकिन W C में कनेक्ट नहीं हो रहा है। समझ पाए? तो 3 ऑप्शन आने वाले हैं इसके, A C D। सेकंड वाला क्यों नहीं हुआ मैंने पूरा एक्सप्लेन करा घुस के बीच में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट तो यार कुछ भी नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन तो, हर क्वेश्चन में भैया आप ऐसा बोल रहे हो, ठीक है।
वी भी वेक्टर स्पेस, वी दे रखा है एक्स वाई जेड, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस जेड इक्वल टू गामा। कंडीशन कुछ गलत सी लग रही है, एक मिनट मेरे को चेक करने दो, एक सेकंड बस। हाँ एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है चलो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अल्फा एक्स प्लस बीटा बी, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस जेड इक्वल टू गामा। हमें क्या कह रखा है, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन हमारे पास होने वाली है जिसमें हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन पे टू डायमेंशनल स्पेस बन जाने वाला है, टू डायमेंशनल स्पेस बन जाने वाला है। तो अभी अभी मैंने स्टार्ट किससे किया था, आज का लेक्चर स्टार्ट किससे किया था, फटाफट बता दो मेरे को भैया। आपने स्टार्ट किया था आज का लेक्चर, आपने बताया था जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स गिवन है, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल गिवन है, 3। कितनी नंबर ऑफ कंडीशन चाहिए होंगी, 1। मतलब कहने का क्या है, अगर भैया मैंने एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया तो बात बन जाएगी। एक वेरिएबल को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया तो बात बन जाएगी। ठीक है, एक ही कोई करना, वरना वन डायमेंशनल स्पेस बन जाएगा, ज्यादा को करोगे। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, अल्फा 0 बीटा 1 गामा 0। अल्फा, एक मिनट दोबारा देखते हैं, अल्फा 0 बीटा 1 गामा 0। अल्फा 0 का मतलब बीटा वाई बच गया, बीटा तो 1 ही दे रखा है। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अल्फा, हाँ, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस जेड इक्वल टू गामा। इन्होंने कहा है अल्फा 0 है तो गया, बीटा 1 है तो वाई बचा, प्लस जेड इक्वल टू 0। तो यहां से वाई आ गया हमारे पास माइनस का जेड। एक्स के बारे में कुछ नहीं बताया इन्होंने, अल्फा 0 हुआ, एक्स थोड़ी 0 हुआ, इसका मतलब एक्स एक्स ही है। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट एक्स वाई जेड की जगह हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन जाएगा एक्स का एक्स रहेगा, क्योंकि एक्स के बारे में कुछ नहीं पता है। y को y रखो और z को माइनस y कर दो। मतलब कितने वेरिएबल्स चाहिए हमें, 2 वेरिएबल्स चाहिए। इसका मतलब टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस 2 ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट होगा। ऐसे ही तुम दूसरा ऑप्शन चेक करना, तीसरा ऑप्शन चेक करना, फोर्थ ऑप्शन चेक करना। मेरे ख्याल से तो सी और डी भी आ जाएंगे। ठीक है, एक बार मैं करके दिखाता हूं। 1 0 0 1 0 0 का मतलब है 1 x बचेगा, 0 0 x प्लस जेड इक्वल टू 0 आ रहा है, तो वही सेम ऑप्शन हो गया ना, x इक्वल टू माइनस जेड आ जाएगा इस बार। तो ये आ जाएगा हमारे पास x कोमा वाई कोमा माइनस एक्स, फिर से टू डायमेंशनल स्पेस बन गया। b में क्यों नहीं हो रहा है देख लेते हैं, 0 1 1, बी ऑप्शन देखते हैं क्यों नहीं हो रहा है। क्या था, 0 1 1, 0 1 1 का मतलब x तो 0 हो जाएगा, y प्लस जेड इक्वल टू गामा, मतलब गामा पे चीजें डिपेंड कर जाएंगी। इसका मतलब नहीं, ये तो नहीं डिपेंड कर रहा है, y इक्वल टू गामा माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, चीजें इस पे डिपेंड कर रही हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट होने वाला है। तो ए सी डी हमारे पास ऑप्शन आने वाला है। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कंसीडर लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड। वैसे तो 2020 का मुझे दिख गया, बट एक बार रीड करने में क्या जा रहा है। कंसीडर द प्रॉपर्टीज मैप टू दिस एक्सटेंड टू अ लीनियर वेक्टर स्पेस फ्रॉम V टू W। देखो लास्ट के 3 ईयर के पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मेनली मेरे ख्याल से ज्यादा घुसते एग्जामिनर किसमें है, लास्ट के 3 ईयर के पेपर में। तो ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, बाकी हम तो सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेना क्या दे रखा है। वैसे सिंपल सी स्टेटमेंट ही लग रही है अगर तुम ध्यान से देखो तो। फिर से एक 20 का क्वेश्चन आ रखा है, बिल्कुल सिंपल। एक 21 का क्वेश्चन है रैंक नलिटी थ्योरम पे। फिर हमारे पास कुछ दे रखे हैं क्वेश्चन एनएटी के क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं। चलो आ जाओ। यह हमें दे रखा है इफ दिस सेट दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब होता है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहां पे अल्फा बीटा गामा तीनों 0 नहीं हो सकते। तो डाल के देखते हैं इनकी वैल्यू। x माइनस 1 माइनस एक्स 0। अच्छा, इन्होंने कहा हुआ है डिपेंडेंट, तब मैं कर पा रहा हूं। दूसरा है 0x माइनस 1x, तीसरा है गामा 1 0 माइनस 1 0 इक्वल टू 0। सो यहां से हमारे पास इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, कुछ ऐसी। अल्फा एक्स बीटा तो 0 ही हो जाएगा, प्लस में गामा इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी माइनस के अल्फा एक्स माइनस में बीटा माइनस में गामा इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी माइनस के अल्फा प्लस में बीटा एक्स इक्वल टू 0। और लास्ट इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी बीटा एक्स
इक्वल टू 0। अगर मैं बीटा x इक्वल टू 0 करता हूं, ठीक है, अगर मैं यहां से बीटा x को 0 पुट करता हूं, सो ये ना हमारे पास यहां पे थोड़ा सा यार क्वेश्चन में गड़बड़ हो रखी है। एक्चुअल में ना यहां पे 1 क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है, ऐसे 2 बार कैसे गलत हो सकता है मेरा, यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ थी यार, यहां पे ना 1 है एक्चुअल में, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, मेरा 2 बार निकाल लिया, वीडियो एडिट करनी पड़ गई इसके पीछे। तो यहां पे हमारे पास 1 1 हो जाएगा, मतलब 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां पे मेरे पास एक और वेरिएबल आना चाहिए था गामा, ठीक है, यहां एक और वेरिएबल आ जाएगा गामा, प्लस में गामा इक्वल टू 0। ये बीटा एक्स की वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो अल्फा इक्वल टू गामा बन जाएगा, है ना, अल्फा इक्वल टू गामा बन गया। अब ये अल्फा इक्वल टू गामा हम पुट कर दें अगर इस इक्वेशन में अगर अल्फा इक्वल टू गामा पुट करें तो हमारे पास बन जाएगा अल्फा एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू 0, यहां से आएगा अल्फा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर यहां से 2 कंडीशन बनी, या तो अल्फा 0 के इक्वल है या तो x माइनस 1 के इक्वल है। अगर अल्फा 0 हो गया तो गामा भी 0 और बीटा तो पहले ही 0 आ रखा है ना, इसका मतलब है अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 बट x इज इक्वल टू -1, तो हमारे पास आंसर आ रहा है -1 इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था यार, उसको करेक्ट कर लेना और हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, लेट M2 बी द वेक्टर स्पेस ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस, V बी द सबस्पेस ऑफ M2 डिफाइंड बाय दिस। तो हमें यहां पे क्या करना है, एक मैट्रिक्स लेके चलनी है ABCD लेटर से, ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है और हमें डायमेंशन बताना है V का, ABCD की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ऑब्वियसली, है ना। तो यहां पे करते हैं इसे, मैं नेक्स्ट पेज पे ही चलूंगा। हाँ, यहां हमारे पास आ जाएगा ABCD और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 0 2 3 1 0 2 3 1 इक्वल टू, यह आ जाएगा 0 2 3 1 और यहां पे वापस ABCD, यह हमारे पास बन चुका है। बस अब हमें इसे सॉल्व करना है और ABCD की वैल्यू निकालने कंपेयर करके, तो कर लेते हैं। इसको इससे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3A, इसको इससे करेंगे तो 2A प्लस C, और अगर हम BD को करेंगे तो यह आ जाएगा 3D, और अगर हम BD को इससे करेंगे तो 2B प्लस D इक्वल टू, इसको करेंगे तो 0 को इससे करेंगे तो 2B, अगर हम 0 को इससे करेंगे 0 2 को इससे करेंगे तो बन जाएगा 2D, अगर हम 3 1 को करेंगे तो 3A प्लस B, और अगर हम 3 1 को इससे करेंगे तो 3C प्लस D, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो यहां पे हमें दिख रहा है 3A इक्वल टू 2B, तो यहां से A की वैल्यू दिख रही है 2B/3, ठीक है। अगर हम सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, मतलब 3D इक्वल टू 3A प्लस B, तो A की वैल्यू वहां से डाल दो तो हमारे पास आ जाएगा D इक्वल टू B, A की वैल्यू यहां पे डाल दो, तो मेरे ख्याल से देख लो एक बार, सही बन रहा है ना। 3A की जगह A की जगह 2B/3 डालोगे, 3 से 3 कटेगा, 2B प्लस B 3B, और 3 से 3 कट के D इक्वल टू B, मेरे ख्याल से यही आ रहा है। नेक्स्ट इक्वेशन 2A प्लस C इक्वल टू 2A प्लस C इक्वल टू D 2D, तो यह हमारे पास आ जाएगा, A की जगह हम रख सकते हैं 2, A की जगह रख सकते हैं 2B/3 प्लस C इक्वल टू 2D की जगह रख सकते हैं B, तो ये हो जाएगा 4/3, उधर जाके क्या हो जाएगा -4/3, तो ये बचेगा 2B माइनस 4B/3 विच इज 2B/3, 6 हो जाएगा ना। तो C की वैल्यू भी आ गई इन टर्म्स ऑफ B, सबकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ B निकाल चुके हैं, चेक कर लेते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा ABCD की जगह डाल दो वैल्यू, A की जगह हमारे पास आ जाएगा 2B/3, B की जगह तो हमारे पास B ही आएगा, C की जगह हमारे पास आ जाएगा 2B/3, और D की जगह हमारे पास आ जाएगा B। अगर मैं B को कॉमन लेता हूं तो हमारे पास आ जाएगा 2/3 1 2/3 1, सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या रखा है, लेट दिस बी अ वेक्टर बी अ नॉन जीरो, दिस बी अ नॉन जीरो वेक्टर एंड A बिलोंग्स टू दिस। इसके लिए हमें 2-3 बातें लिखनी होंगी जो कि मैं नेक्स्ट पेज पे लिखवाता हूं। सबसे पहली हमारे पास बात हमें क्या लिखनी है, अगर A हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है AIJ M क्रॉस N की, तो एक बात क्या होती है,
रैंक ऑफ ए जो हमारे पास होता है, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम है। इन दोनों में से जो छोटा होगा उसके इक्वल रैंक होता है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है, और दूसरी बात ये याद रखनी है, रैंक ऑफ ए बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी, रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना होगा। ये दो बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी तो मैंने यहां लिखवा दी है। अब इस क्वेश्चन पे वापस आ सकते हैं। हमें रैंक दे रखा है एक्स का 1। अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो पीछे, तो ये हमारे पास ए की कॉलम दे रखी है, और अगर मैं एक्स ट्रांसपोज लूंगा तो उसका भी रैंक हमारे पास कितना आने वाला है 1। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, रैंक ऑफ एक्स ट्रांसपोज एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज, वो भी हमारे पास क्या रहने वाला है 1। और यही तो हमारे पास ए दे रखा है। अगर तुम ए को ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में भी हमारे पास एक्स एक्स ट्रांसपोज है, डिनोमिनेटर में भी एक्स ट्रांसपोज एक्स है, दोनों का रैंक हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1 आ गया। अब हमारे पास ना एक थ्योरम होती है, रैंक ऑफ ए। हमें निकालना क्या है, द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस दिस ए वाई इक्वल टू 0। ए वाई इक्वल टू 0 का मतलब क्या, नलिटी ही तो निकालना है, नल स्पेस का डायमेंशन ही तो निकालना है ए वाई का मतलब। मैंने इसमें बहुत डीप लेक्चर दे रखा है, ध्यान रखना मंजिल सीरीज में। ए वाई इक्वल टू 0 का मतलब हमें रैंक प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ एक्स, डायमेंशन एक्चुअल स्पेस का हमारे पास कितना दे रखा है, एक्चुअल स्पेस का हमें 3 दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, रैंक हमारे पास 1 आया है, नलिटी हमारे पास पता नहीं, नलिटी तो उसका डायमेंशन होगा, और ये हमारे पास आ जाएगा डायमेंशन दे रखा है 3। तो मेरे ख्याल से नलिटी ऑफ ए आ रहा है 2। नलिटी ऑफ ए 2 आने का मतलब है हमारे पास, नलिटी ऑफ ए 2 आने का मतलब है, और नलिटी है क्या, डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2। एक बार चेक कर लेना, इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्यों आया 2, मैंने थ्योरम से तुम्हें पूरा समझाया है कि ये जो ए वाई इक्वल टू 0 है, एक्चुअल में नल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 2 क्वेश्चन हो रहे हैं अभी हमारे पास, और 2 तुम्हारे लिए देने वाले हैं। लास्ट वाला तो काफी ज्यादा इजी है, तो उसको ध्यान से कर लेना। ठीक है, ये क्या दे रखा है, लेट W1 be a real vector space of 5 cross 2 matrix such that the sum of entries in each row is 0। अब इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कह रखा हमारे पास। मैंने एक रिजल्ट लिखवाता हूं। कभी भी हमारे पास ऐसा हो, मैंने रिजल्ट लिखवा रखा है पहले, जो लॉन्ग सीरीज है, मंजिल सीरीज में शायद नहीं लिखवाया, बट जो डेडिकेटेड लेक्चर सीरीज है उसमें लिखवा रखा है। अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है, उसकी अगर रो और कॉलम का जो सम है, सम करोगे अगर रो का और कॉलम का, अगर तुम इनका सम करते हो तो यहां 0 0 0 ऐसे आता है, और अगर तुम कॉलम का भी सम 0 0 0 लाते हो तो हमारे पास एक रिजल्ट है इसके लिए। रिजल्ट क्या है, लिख लो, इफ ए इज n cross m matrix such that every row sum and column sum is 0। ये जो रिजल्ट है सिर्फ तभी काम आएगा जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। column sum is 0 then dimension of A equal to mn minus m plus n minus 0, m plus n minus 0। इस चीज का ध्यान रखना होगा, ये रिजल्ट हमारा बहुत ज्यादा काम आने वाला है, तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा W1 जो हमारे पास है, बी अ रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 5 cross 2 matrices such that the sum of entries in each row is 0। सारी की सारी रो में 0 है, तो मतलब हमें W1 बनाना पड़ेगा। A belongs to m 5 cross 2 matrix। सो ये हमारे पास आ जाएगा समेशन j इक्वल टू 1 to 2 aij इक्वल टू 0 वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to 5। मतलब कहने का है, मैं तुम्हें समझाता हूं, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो 1 कॉलम 2 कॉलम। इसका मतलब ये है जो रो होंगे हमारे पास उसका सम 0 आने वाला है। एक काम करते हैं ना यार, एग्जांपल लेते हैं, A1 A2 दे रखा हमें यहाँ पे, हमें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन A1 प्लस A2 इक्वल टू 0 है, रो सम 0 दे रखा है। अगर रो सम 0 है इसका मतलब A1 इक्वल टू माइनस A2। लेकिन एक सेकेंड भैया, ऐसे तो हर रो में मैं ऐसे लिख सकता हूं, A3 इक्वल टू माइनस A4, A5 इक्वल टू माइनस A6। मतलब 2 में से एक ही वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, दूसरे को तो मैं उसके टर्म्स में लिख सकता हूं। दोबारा बताता हूं, अगर ये वाली तुम एक रो लो, इस रो में क्या दोनों एलिमेंट इंडिपेंडेंट है? नहीं भैया, इंडिपेंडेंट नहीं है। इसका सम हमें 0 दे रखा है,
सम जीरो होने का मतलब है एक एलिमेंट को दूसरे के टर्म्स में लिख सकता हूं। इसका मतलब कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल बचे? 5। टोटल 10 थे ना यार, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 2 में 10 एलिमेंट्स होते हैं, दो में से एक डिपेंडेंट है, कितने बचे? 5। तो डायमेंशन ऑफ W1 कितना हो जाएगा? 5। अब मुझे निकालना है डायमेंशन ऑफ W2। डायमेंशन ऑफ W2 निकालने के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हमें क्या रखा है? कॉलम सम जीरो है, तो मैं W2 यहां बना लेता हूं। यह आ जाएगा W2 में A बिलोंग्स टू M5 क्रॉस 2 सच दैट समेशन AIJ, इस बार I पे समेशन लगने वाला 1 से 5 तक, और J वेरी करेगा 1 to 2 1 2। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस बार हमें क्या करना है? एक कॉलम दो कॉलम, एक कॉलम में 5 एलिमेंट है, लेट अस से A1 A2 A3 A4 A5। मैं कर सकता हूं A1 A2 A3 A4 A5 इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो यहां से मैं लिख सकता हूं A1 इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑल अदर, मतलब एक एलिमेंट बाकी सब पे डिपेंड कर रहा है। टोटल कितने एलिमेंट है? 5, जिसमें से एक डिपेंडेंट है, बचे 4 एलिमेंट हमारे पास इंडिपेंडेंट है। ऐसे ही दूसरी कॉलम में भी 4 इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो मतलब डायमेंशन ऑफ W2 कितना आ जाएगा? 8। पहले का डायमेंशन आ रहा है 5, दूसरे का डायमेंशन आ रहा है 8। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहां से अगर मैं डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 निकालू, भैया इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा वो भी समझा देते, तो मैं समझा सकता हूं। W1 इंटरसेक्शन W2 का मतलब होगा A बिलोंग्स टू M5 क्रॉस 2 सच दैट समेशन, दो समेशन लग जाएंगे इस पे, I वेरीज फ्रॉम 1 to 5, J वेरीज फ्रॉम 1 to 2, AIJ इक्वल टू 0, मतलब इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी। रो सम एंड कॉलम सम इक्वल टू 0, दोनों 0 होने वाले। फिर तो भैया वो वाली कंडीशन लग जाएगा ना, डायमेंशन वाली जो अभी आपने बताई थी, हाँ वो वाली लगा सकते हो। डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 हमारे पास आ जाएगा 5 और 2 है ना, तो हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस M प्लस N माइनस 1, तो 5 प्लस 2 माइनस 1 कितना आ गया? 10 माइनस 6, तो हमारे पास 4 आंसर आ रहा है। MSQ था, सॉरी NAT था, तो 4 इज द आंसर। ये दो तुम करने वाले हो, ठीक है। वैसे मैं ये बहुत मन है ये 2020 वाला कराने का, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मेरी टाइम का क्वेश्चन है। तो 2019 का क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा इजी सा है। हमें क्या करना है? ये तो क्या लल्लू सा क्वेश्चन दे रखा है। W1 W2 बी सबस्पेस ऑफ द रियल वेक्टर स्पेस R100। W1 दे रखा है ऐसे एलिमेंट जो कि 4 से डिविजिबल है, मतलब W1 में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, क्या एक और खाली पेज नहीं है? W1 हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो 4 से डिविजिबल है, तो यहां पे आ जाएगा X4, यहां आ जाएगा X4 X8 अप टू सोन X कितना आ जाएगा? 96, 100 ही आ जाएगा, है ना, 100 ही आ जाएगा। ऐसे ही W2 में कौन से आने वाले हैं? कितने एलिमेंट होंगे? अच्छा ये बता दो। तो 100 को डिवाइड कर लो 4 से, 100 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 20 आ जाएगा, मतलब 20 एलिमेंट्स मेरे पास मिलने वाले हैं। ऐसे ही W2 में कितने बनेंगे? 100 डिवाइड बाय 5, विच इज, मैंने गलती करी ना, ऊपर 25 आना चाहिए, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए राजन, तुम मैथ के टीचर बनना है। 20 एक में आ रहे हैं 25, एक में 20, लेकिन एक मिनट भैया, इनमें कॉमन एलिमेंट्स भी तो होंगे। हमें तो इंटरसेक्शन, हमें किसकी बात करनी है? इंटरसेक्शन की बात करनी है। कॉमन एलिमेंट्स निकालो। कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास कितने आ जाएंगे? तो W1 इंटरसेक्शन W2 में कॉमन एलिमेंट्स अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास बनेंगे, कॉमन एलिमेंट्स बन जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, कॉमन एलिमेंट्स बनेंगे 100 को अगर मैं डिवाइड कर दूं दोनों के एलसीएम से, विच इज 20 से, तो 5 एलिमेंट बनेंगे कॉमन, उसे निकाल दो, 5 एलिमेंट्स को निकाल दो। अगर हमें डायमेंशन निकालना है इंटरसेक्शन का, कहां गया? हाँ, डायमेंशन निकालना है इंटरसेक्शन का, दोनों के इंटरसेक्शन का हमारे को डायमेंशन निकालने के लिए क्या करना होगा? टोटल कितना दे रखा है इसका डायमेंशन? 100 माइनस कितना W1 में है, निकाल दो बाहर। W1 में भैया हमारे पास, अरे ऐसे मत करके आ जाना यार, ये 5 ही कहीं लिख के आ गए तुम, ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। ये 5 तो W1 और W2 के कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, वो नहीं तुम्हें करना।
इनके डायमेंशन हटाने पड़ेंगे, जितने एलिमेंट्स बचेंगे वो आएंगे, ठीक है। 100 में से तुमने हटा दिए 25, तुमने हटा दिए 20 और उसमें ऐड कर दिए 4, तो आंसर आएगा इसका 100 माइनस 5 करना ना, 4 कर दिया मैंने, 40, तो ये आ जाएगा 60। 60 इज द आंसर। ध्यान से करना यार ये वाली चीज, पता लगे 5 ही लिख के आ गए उसमें। यहां पे हमारे पास मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर जिसको नहीं समझ आया है उन भाई साहब के लिए एक और बार, या बहन जी के लिए एक और बार उनके लिए एक और बार मैं समझाना चाहूंगा कि इन्होंने कह रखा है ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास सारे 0 हो जाएंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे। 4 से डिविजिबल कितने हो रहे हैं? 25 एलिमेंट्स। दूसरे में 5 से डिविजिबल वाले सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं 5 से डिविजिबल वाले? 20 एलिमेंट्स। लेकिन भैया 5 एलिमेंट इसमें कॉमन भी आएंगे, 5 एलिमेंट इसमें कॉमन भी आएंगे, ठीक है। वो 5 एलिमेंट भी मैंने हटा दिए, इसका मतलब 40 टोटल ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि 0 हैं। 40 एलिमेंट्स आर 0। तो बचे कितने? इंडिपेंडेंट कितने बचे? इंडिपेंडेंट भैया बचे 60 एलिमेंट्स। वो 60 एलिमेंट 0 नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने यहां पे क्या लिखा है? 60 इज द आंसर। अब समझ आ गया? बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इजी है, कराने का बहुत मन है लेकिन मैं इसको फुल लेंथ में सॉल्व करना चाहूंगा। और ठीक है, आई होप की बातें सारी की सारी समझ आई होंगी। आज का लेक्चर आई होप कि तुम्हें पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे ही हम एक एक टॉपिक करके लाने वाले, डेली लेक्चर आने वाला है। कल हम करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे ही डेली एक लेक्चर करने वाले हैं। तो अब तुम्हारे पास एक वीडियो रिजर्व हो गई, तुम्हारे लिए बिल्कुल फिक्स हो गई। ये वीडियो में 19 तक के क्वेश्चन तो सारे मिल जाएंगे। तो आई होप कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी अगर पॉइंट ऑफ व्यू रखना है या कुछ भी बोलना है तो बता सकते हो, कोई दिक्कत इसमें आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत करते रहना, इतनी ढेर सारी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय।